नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सूबेदार सुधीर राय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्राइम और साजिश के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, 2016 में एक काफ़ी विभत्स घटना घटी थी, जहां पर एक आई सर्जन जो कि पूर्वांचल के एक जाने माने आँख के डॉक्टर थे, उनका बहुत ही बुरी तरह से मर्डर किया जाता है। और वो मर्डर करने वाला कोई और नहीं, उनकी खुद की पत्नी होती है, जो अपने प्रेमी के साथ मिल करके और उनका बड़े ही बुरी तरीके से खून कर दिया जाता था। उसी खून का जो निर्णय इसी परसों यानी 18 तारीख को कोर्ट का निर्णय आया है। और इस निर्णय के में जज साहब ने उसकी पत्नी को और उसका प्रेमी और इन दोनों के साथ मिलकर के उसके प्रेमी का एक और साथी होता है, इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। डॉक्टर साहब की पत्नी ने सिर्फ डॉक्टर साहब की खून नहीं किया था, बल्कि उसके साथ में एक 6 साल का बच्चा इन दोनों का जो था उसका भी गला दबा करके खून किया था। 20 जनवरी 2016 को एक महिला ने अपने प्रेमी को अपने घर बुलाया। दोनों ने आपस में सहवास किया और सहवास करने के बाद उस औरत के पति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उसके पति का खून करने के बाद फिर अगेन दोनों आपस में संभोग करते हैं। और संभोग करने के बाद फिर जो इसका 6 साल का बच्चा होता है उसका भी गला दबा करके मर्डर किया जाता है। ये पूरी कहानी एक काफ़ी एक विभत्स करने वाली घटना होती है, जिसको कोई भी सुनता है, कोई भी अगर ये एक बार इस कहानी के बारे में जानता है तो हर आदमी एक बार ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या एक पढ़ा लिखा परिवार का सदस्य, एक डॉक्टर की पत्नी और एक रिप्यूटेड परिवार के लोगों के बीच में ऐसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। इस कहानी को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो जब खत्म होता है तो कमेंट में अपना राय जरूर दिया कीजिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे परिवार से जिस परिवार में 3 भाई होते हैं। बड़ा भाई राजकुमार यादव, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के रैंक पर सर्विस दे रहे थे। उनका एक और छोटा भाई होता है विजय शंकर यादव, जो कि एक लॉयर होता है। और तीसरा जो भाई होता है उसका नाम होता है ओम प्रकाश यादव, जो कि अभी मेडिकल की तैयारी कर रहा होता है। ये दोनों भाई तो जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन तीसरा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। और पढ़ने में ओम प्रकाश यादव काफ़ी तेज तर्रार थे, हमेशा अव्वल आने वाले थे। तो ये दोनों भाई मिलकर के ओम प्रकाश यादव को कोशिश करते हैं कि ये जितना पढ़ना चाहें वो पढ़ें, क्योंकि इन तीनों भाइयों के जो पिताजी हैं वो अभी कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया होता है। और पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो राजकुमार यादव की होती है। और राजकुमार यादव अपने भाई को पढ़ाने के लिए किसी भी तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ओम प्रकाश यादव मेडिकल की तैयारी करते हैं और
पढ़ लिख करके एक अच्छे नेत्र विशेषज्ञ बन जाते हैं, एक आंखों के अच्छे डॉक्टर बनते हैं, जिनका की रेपुटेशन पूरे पूर्वांचल में, गोरखपुर, बनारस, गाजीपुर, ये आसपास के जितने भी ज़िले हैं सब में इनका रेपुटेशन काफ़ी अच्छा होता है। लोग आँख के लिए दूर दूर से इनके पास पहुँचते हैं। इसी बीच में इनकी एक शादी के लिए रिश्ता आता है, और जो रिश्तेदार जो रिश्ते के लिए आते हैं वो सिंगापुर में रह रहे होते हैं। एक्चुअल में वो रहने वाले गोरखपुर के ही थे, लेकिन उनका परिवार जो है सिंगापुर में जा कर के बस गया था, और वहाँ से अपनी लड़की का रिश्ता लेकर के डॉक्टर साहब के लिए आते हैं, और उस लड़की से इनकी शादी हो जाती है। जब इनकी शादी हो जाती है तो उस लड़की को यहाँ गोरखपुर का माहौल सूट नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो पैदा ही सिंगापुर में हुई थी, और तब से वो सिंगापुर में रह रही थी, और गोरखपुर आती है तो उसको कुछ अलग लगता है, और वो 3-4 महीना रहने के बाद ही वापस सिंगापुर चली जाती है, और सिंगापुर जाने के बाद फिर वापस नहीं आती है, वहीं पर फिर अपना किसी और से शादी कर लेती है और फिर वहीं रह जाती है। इनकी शादी टूट जाती है ओम प्रकाश यादव की। फिर इनके भाई जो हैं राजकुमार यादव परेशान होते हैं कि अब भाई की शादी दोबारा करनी चाहिए। डॉक्टर थे तो इनके पास शादी के लिए प्रपोजल की कोई कमी नहीं होती है। लोग दूर दूर से अपनी लड़की की शादी के लिए आते हैं। एक बार अगर किसी की शादी हो जाती है तो दोबारा शादी करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। फिर कोई विधवा या कोई ऐसी लड़कियों का ही रिश्ता आता है, लेकिन ये डॉक्टर थे तो इनके लिए अच्छी अच्छी लड़कियों का प्रपोजल आता है, और उसी में से एक प्रपोजल इनके लिए काफ़ी सूट करता है, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले होते हैं और पीएससी में सर्विस कर रहे होते हैं, और तत्कालीन वो लखनऊ में पोस्टेड होते हैं। और लखनऊ में मुख्यमंत्री जो उस समय के मुख्यमंत्री होते हैं अखिलेश यादव, उनकी सुरक्षा में उनकी ड्यूटी होती है। जिनका नाम होता है दीपचंद यादव, और दीपचंद यादव की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है अर्चना यादव। इसी अर्चना यादव से इनकी शादी तय हो जाती है, और शादी काफ़ी धूमधाम से होती है, क्योंकि दोनों ही परिवार काफ़ी रेपुटेशन वाला परिवार होता है। दीपचंद यादव भी मुख्यमंत्री से काफ़ी उनका नज़दीकी ताल्लुकात होता है, नज़दीकी रिश्ता होता है, और मुख्यमंत्री की ही सुरक्षा में उनकी ड्यूटी होती है। शादी धूमधाम से हो जाती है। अर्चना यादव गोरखपुर में आती हैं, और आने के बाद घर परिवार काफ़ी अच्छे से चलता है। काफ़ी डॉक्टर साहब और उसके बीच में प्रेम होता है। कुछ दिनों तक बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। उसी बीच में इनको एक पुत्र हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो आपस में डॉक्टर साहब और जो अर्चना यादव होती है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन खराब होने लग जाते हैं, क्योंकि अर्चना यादव कुछ अलग नेचर की लड़की होती है। पहले ये परिवार तीनों भाइयों का कंबाइंड एक साथ रह रहा था। अब वो डॉक्टर साहब को कहने लग जाती है कि अब मैं परिवार के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं इतने परिवार का खाना पीना नहीं बना सकती हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए अब मुझे अलग रहना है। डॉक्टर साहब काफ़ी, ओम प्रकाश यादव काफ़ी समझाते हैं उसको कि मेरे भाइयों ने मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी कुछ किया है, इनके वजह से आज मैं डॉक्टर बना हूँ, और मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन आदमी है,
एक बार औरत के सामने झुकना ही पड़ता है, इतना वो परेशान कर देती है कि इनको झुकना पड़ता है। फिर आपस में तीनों भाइयों के बीच में सलाह मशवरा होता है। तो जो बड़े भाई होते हैं राजकुमार यादव कहते हैं कि नहीं, हम लोग परिवार में बंटवारा नहीं होगा, लेकिन अगर ये चाहती है कि अलग अपना खाना पीना बनाए तो ये अपना अलग से खाना पीना बनाए, बाकी हम लोगों का इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ये सोचती है कि उसको काफ़ी हम लोगों का बनाने से उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है तो हमारा खाना पीना मत बनाइए, कोई ऐसा नहीं है, ये अपना बनाए खाए और अपना आराम से रहे। बातचीत हो जाती है और उसके बाद फिर वो लड़की अपना बनाने लगती है, अलग करने लग जाती है। 3 मंजिला मकान होता है। तीनों मंजिले पर, नीचे वाले मंजिले पर जो पिछला वाला भाई होता है और सेकंड वाले फ्लोर पर जो डॉक्टर साहब का परिवार रहता है और थर्ड वाले फ्लोर पर जो होता है राजकुमार यादव जी का परिवार रहता है। तीनों फ्लोर पे तीनों भाइयों का परिवार रहता है। उनकी माँ होती है, माँ जो है राजकुमार यादव के पास ही उन्हीं के साथ रहती है। अब वो घर पे कोई काम नहीं होता है तो अर्चना यादव पूरे दिन खाली रहती है। घर का जो छोटा काम झाड़ू पोछा खाना पीना वाला होता है तो वो एक आया रखे होते हैं डॉक्टर साहब, वो आया सारा काम कर देती है। इसके पास कोई काम नहीं होता है, पूरे दिन खाली रहती है। पूरे दिन खाली रहने के बाद बस मोबाइल चलाना इसका पूरे दिन का काम होता है। मोबाइल पर कभी सोशल मीडिया पे, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, पूरे दिन यही चलाती रहती है। फिर उसी दौरान फेसबुक पर इसका दोस्ती एक अजय यादव नाम के व्यक्ति से हो जाता है। ये इसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, यही भेजती है फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो अजय यादव एक्सेप्ट कर लेता है और फिर इन दोनों के बीच में आपस में घनिष्ठता हो जाती है, बातचीत होने लग जाती है। अब ये पूरे पूरे दिन फेसबुक पर लगी रहती है, कोई इसको किसी चीज़ का चिंता नहीं। अभी ओम प्रकाश यादव ये चीज़ें देख करके काफ़ी परेशान होते हैं, बार बार इसको समझाते हैं ये सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, फेसबुक वगैरह से दूर रहो, लेकिन इसको कुछ सुनना नहीं था। ये पूरे दिन फेसबुक पर उसके साथ चैट करती रहती है और इनकी चैटिंग इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर ये एक दूसरे से मिलने की भी कोशिश करने लग जाते हैं। कभी ये उसके पास चली जाती है, कभी वो गोरखपुर में आ जाता है, ये लखनऊ चली जाती है क्योंकि वो लखनऊ रह रहा होता है। तो ये कभी लखनऊ उसके पास जाती है, उसके यहाँ रहती है, फिर कभी वो यहाँ आ जाता है, कभी दोनों आपस में मिल करके बाजार मार्केट में वो एक निश्चित जगह करके वहाँ पर मिल लेते हैं और अपने संभोग की क्रिया और अपनी शारीरिक संतुष्टि को प्राप्त कर लेते हैं। बीच बीच में अब वो मैक्सिमम इनके घर आना शुरू हो जाता है। हर 3-4-5 दिन बीतता है कि वो आ जाता है और वो अपने पति को यही बता करके रखती है कि ये मेरा चचेरा भाई लगता है। इसको पता करते हैं ओम प्रकाश यादव कि कौन है ये चचेरा भाई, कोई चचेरा यादव चचेरा भाई भी है इसका क्या। तो पता चलता है कि चचेरा भाई तो है, लेकिन वो चचेरा भाई कहीं और बेंगलोर वगैरह में जॉब कर रहा है, वो यहाँ नहीं आता है। अगर कोई चचेरा भाई बन करके जा रहा है तो वो कोई गलत आदमी है। फिर इसके बाद ओम प्रकाश यादव इसके ऊपर अंकुश लगाना शुरू करते हैं और इसी क्रम में एक दिन इसके मोबाइल का चैट देखते हैं जिसमें उस अजय यादव से काफ़ी इसकी बातें हुई रहती हैं, प्यार मोहब्बत की, मिलने जुलने की बातें, गंदी गंदी चीज़ें, गंदी गंदी बातें होती हैं। उसको पढ़ने के बाद फिर डॉक्टर साहब काफ़ी टेंशन में हो जाते हैं। इसके साथ मारपीट भी होता है, लेकिन ये बेशर्म टाइप की औरत हो जाती है। ये चाहे इसके साथ मारपीट करो, चाहे कुछ भी करो, कितना भी समझाओ, इसे किसी भी चीज़ का समझ नहीं होता है। इसको तो सिर्फ पूरे दिन अजय यादव और अजय यादव ही दिखता था। इसी क्रम में एक दिन इनके पड़ोस में डॉक्टर साहब के पड़ोसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है और ये लोग मैरिज एनिवर्सरी में जाते हैं। और उससे पहले कुछ दिनों पहले
जब इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं तो लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ये अपने पति को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, और अगर तुम्हें रूम में रहना है तो तुम अपना दूसरे रूम में अकेले रहो, तुमसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और मैं दूसरे रूम में रहूँगी। और ये लोग, डॉक्टर साहब भी सोचते थे कि क्या लड़ाई झगड़ा, क्या फालतू चीज़ें करें, वो भी अपना शांति से एक दूसरे रूम में रहते हैं, ये दूसरे रूम में रहती है। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ताल्लुकातें नहीं होती हैं। इसी बीच में एक दिन बगल में मैरिज एनिवर्सरी होता है। पूरा परिवार जो है, तीनों, इनकी माँ और डॉक्टर साहब का जो छोटा बेटा होता है 6 साल का, ये सब मैरिज एनिवर्सरी में जाते हैं। और ये नहीं जाती, ये कहती है मेरा तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं जाऊंगी। बाकी लोग सब मैरिज एनिवर्सरी में जाते हैं और उसी में इसको मौका मिल जाता है और ये अजय यादव को बुला करके और छुपाती है चारपाई के नीचे, और वो चारपाई के नीचे छुपा रहता है। जब मैरिज एनिवर्सरी मना करके आते हैं तो डॉक्टर साहब अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। 10 बजे के आसपास ये लोग 10:30 बजे के आसपास वापस हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब अपने चले जाते हैं सोने के लिए। फिर ये 12 बजे पास अजय यादव और ये अर्चना यादव दोनों आपस में शारीरिक कलाप करते हैं, संभोग करते हैं, और संभोग करने फिर अजय डॉक्टर साहब के रूम में जाते हैं। ये बेचारे थके हुए उनसे सो रहे थे और इनको सोता हुआ देखते हैं। अजय हथौड़ा लेकर के जाता है और उस हथौड़े से इनके सिर पर लगा कंटिन्यूअस वार करना शुरू कर देता है। एक हथौड़ा मारता है सिर के ऊपर तो पूरा सिर फट जाता है, पूरा लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस 3-4 हथौड़े मारता ही रहता, तब तक मारता रहता है जब तक वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाते हैं। और जब पता चल जाती है खत्म हो चुके हैं तो जो अर्चना यादव होती है वो अजय यादव को कहती है कि ये 2 साल का मेरा बच्चा है। अच्छा, ये जब मार रहे होते हैं और डॉक्टर साहब चिल्लाए तो बगल में बच्चा सो रहा होता है, वो भी जग जाता है और वो जगने के बाद रोने लग जाता है। तो उसी की अर्चना यादव कहती है कि ये इसको भी मार दो, नहीं तो ये किसी न किसी को कुछ न कुछ लूप पॉइंट दे देगा, कुछ न कुछ बता देगा। लेकिन वो जो उसका प्रेमी होता है वो उस बच्चे को मारता नहीं। वो कहता मैं नहीं मारूंगा, इसको क्या बिगाड़ा है जो इसको मारूं मैं। तो अर्चना यादव कहती है अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मार के देती हूँ तुम्हें, और अपने ही बच्चे का गला पकड़ करके तब तक दबाती है जब तक कि उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। अपने ही बच्चे का खून कर देती है, और जब खून कर देती तो फिर अजय यादव को वहां से भागती है। अच्छा, खून करने के बाद डॉक्टर साहब को मारने फिर दोबारा ये लोग संभोग करते हैं, दोबारा फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं, और इसके बाद फिर होने के बाद फिर ये अजय भगा देती है। अजय यादव जब भाग जाता है तो फिर ये हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दे, शोर मचाना शुरू कर देती है कि हमारे घर ज्ञात लोग आकर के और पति मार दिए और करके भाग। जब ऊपर से भाई सुनते हैं, सब करके आते हैं, पास पड़ोस वाले जो है सब भाग करके तो देखते हैं कि डॉक्टर साहब बड़े हुए। काफ़ी बड़ी बात हो जाती है कि ये काफ़ी अच्छी फैमिली, रिप्यूटेड फैमिली होती है। इसका जो कंप्लेन है ये सीधे एसएसपी और डीआईजी लेवल तक होता है, और इस केस को मुख्यमंत्री भी संज्ञान में लेते हैं। अखिलेश यादव भी संज्ञान में लेते हैं, और फिर उसके बाद जो 3 एसएसपी होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की बिल्कुल आदेश आ जाता है कि जितना जल्दी हो सके इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। जो तत्कालीन डीआईजी होते हैं आर चतुर्वेदी, और एसपी जो होते हैं नाम होता है लव कुमार, ये पूरी केस अपने हाथ लेते हैं
और थोड़े ही समय में इस पूरे केस की जो परत दर एसएसपी लव कुमार खोल देते हैं। कुछ चीज उनके हाथ में ऐसी लग जाती जिसके वजह जो कॉल डिटेल्स वगैरह हैं वो जिनको मिल जाती हैं, उसके वजह से ये केस के क्लोज चले जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट उसके पत्नी को ब्लेम में ये भी डरते हैं, क्योंकि ये इसमें जो इंटरेंस जो डायरेक्टली था वो सीएम अखिलेश यादव का था, तो हाथ इतना जल्दी उसकी पर लगा भी नहीं सकते जब तक इनके सामने केस ना आ जाए। और जब आता है तो ये तुरंत सबसे पहले अजय यादव को पकड़ते हैं। अजय यादव को जब जाता है तो अजय यादव जब उसको टाटा जाता है सारी चीजों खोल करके रख देता है, हर चीज बता देता है और उसकी निशानदेही पर फिर इस औरत को पकड़ लिया जाता है। दोनों के ऊपर केस चलता है। उस समय के जज होते हैं ज्ञान प्रकाश जी। इस केस को काफी विधिवत तरीके से स्टडी करते हैं और स्टडी के बाद फिर इनको सुनाया जाता है, जिसमें कि इन दोनों को नहीं बल्कि इनके साथ एक जो दोस्त था, इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ में 65 हजार का भी जुर्माना लगाया जाता है। और जज के द्वारा यह भी कहा जाता है कि अगर ये 65,000 रुपये पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारी सजा को 3.5 साल और बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से इस केस का पर्दाफाश होता है, क्योंकि इस केस ये काफी ऊपरी लेवल का होता है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है और थोड़े ही समय में इस केस का फांस हो जाता है। केस का निर्णय आ जाता है। आज भी ये जितने इसके जुड़े हुए लोग हैं सब जेल में। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब है कि पति पत्नी का रिश्ता है, एक खुशनुमा रिश्ता होता है और इस रिश्ते को बनाए रखने में ही हम सबकी भलाई है। अगर हम किसी अवैध संबंध में अगर फंस जाएंगे तो इसका समाप्ति, इसकी एंड खौफनाक होती है। इसी के साथ इस कहानी को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही जघन्य अपराध के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।